5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सोमवार को मिजोरम के भी चुनाव नतीजे आए और वहां भी कांग्रेस के लिए कुछ खास नहीं है। सिर्फ तेलंगाना को अगर छोड़ दें, जहां कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही है, तो बाकी राज्यों में निराशा ही हाथ लगी है। नमस्कार, मैं हूं अनुपम त्रिवेदी और आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 डिजिटल के साथ। कांग्रेस की आखिर ऐसी हालत क्यों है? क्या दिक्कत है? क्या संगठन में कोई दिक्कत है, या नेता अपनी बात वोटर्स तक रख नहीं पा रहे हैं, या कैडर वोटर्स को वोट में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है? क्या आखिर क्या दिक्कत है? यही सब बातचीत करने के लिए मेरे साथ है एआईसीसी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पॉलिटिशियन है हरीश रावत जी, वो मेरे साथ जुड़े हैं न्यूज़ 18 पे। आपका बहुत स्वागत है रावत साहब। जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए कोई सेटबैक है, बड़ा सेटबैक है? देखिए, मध्य प्रदेश में 17-18 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी भाजपा की। उसको बीट करके जिस तरीके से वो बड़े बहुमत के साथ जीते हैं, उसने हमको चिंतित किया है, क्योंकि इससे आगे की राह बनाने में हमको एक विशेष रणनीति बना करके काम करना पड़ेगा और तत्काल काम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ हम जीते जीते क्यों हार गए, ये एक यक्ष प्रश्न है। और ठीक उत्तराखंड की तरीके से हुआ है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से हर सर्वेक्षण, हर व्यक्ति कांग्रेस को विजयी बता रहा था और अंततः तो हम हार गए, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी जीत हमारे हाथ से फिसली है। राजस्थान में हमने बहुत कोशिश की। मैं राजस्थान के शीर्ष नेतृत्व को, भगवान करे दोनों समझदारी से काम ले, हार के बाद अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को, कि उन्होंने अंतिम दिनों के प्रयास में बहुत कुछ संवारने की कोशिश की। अब हार का मार्जिन देखिए तो कई सीटें ऐसी हैं जो केवल संख्या बने जाएं, जिनको हम जीत सकते थे, और थोड़ा सा यत्न करने पर जो है। तो इसलिए राजस्थान में कोशिश हुई, लड़े हमने स्थितियों को पलटा, जबकि वहाँ रिवाज है के नाम पर और हमारे आंतरिक कारणों से जिस तरीके से लग रहा था कि राजस्थान तो गया, तो राजस्थान में हम लड़ाई में आए और लड़ाई में आने के पुख्ता संकेत बने। ये तो है एक आंतरिक विश्लेषण इन 3 सीटों का। हाँ, हैदराबाद, तेलंगाना को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, वहाँ के लोगों को भी और वहाँ के कांग्रेसजनों को भी बधाई देना चाहूँगा। जीत है और हमारे पास अवसर है कि हम एक अच्छी सरकार वहाँ दें और उसके ज़रिए संदेश दें, नहीं भाई, कांग्रेस तुलनात्मक रूप में एक अच्छी सरकार दे सकती है। हम पहले से काफ़ी बेहतर सरकार तेलंगाना के लोगों को देंगे। मगर ये चारों जो नतीजे हैं जी, इन नतीजों को आप एक साथ जब देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि भाजपा ने का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो हमसे थोड़ा सुपीरियर दिखाई देता है। ये बात आप मान रहे हैं? हाँ, थोड़ा सुपीरियर दिखाई देता है। और छल छद्म के साथ, धनशक्ति के साथ उनका चुनावी अनुशासन और चुनावी प्रबंधन दोनों हमसे बेहतर है। तो ये सुधार हमको करने पड़ेंगे जी। ये सुधार करना पड़ेगा। एक सुधार के लिए हमको बड़ा भरसक प्रयास करना पड़ेगा कि लोगों तक ये मैसेज करना पड़ेगा कि ये भाई लड़ाई कोई हिंदुत्व के या हिंदू के साथ थोड़ी है। ये तो लड़ाई तो चुनाव राजनीति की है, चुनाव की है, बेहतर सरकार देने की राजनीति है। तो आप हमारी पॉलिसीज़ को भी तो देखिए, हमको भी तो समझिए। ये ऐसा लगता है जब आप हिंदू का रक्षा कवच पहन करके खड़े हो जाते हैं तो फिर लड़ाई कठिनतर हो जा रही है।
और नहीं, तो लेकिन एक आपके छत्तीसगढ़ जनता में भी ये देखिए बघेल कभी साहब ने कभी सॉफ्ट हिंदुत्व खेला, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने बात की, कि सीता मंदिर की भी बात हुई, तो कांग्रेस के नेताओं ने भी तो सॉफ्ट नहीं हिंदुत्व देखिए दिखाया। आप तो क्यों वोटर कन्विंस नहीं हो पा देखिए रहा? वही मैं कह रहा हूँ कि हम स्टेट बैट से खेले, जो बेसिक्स है राजनीति के, जनसेवा के, जन कल्याण के, विकास के, उन मुद्दों पर खेले। ये भावना वाला जो ये धार्मिक विचार वाला जो रास्ता है, ये हमको हमारी समझ में आ नहीं रहा है। तो आपका कहने का मतलब है सॉफ्ट हिंदुत्व वाली लाइन जो नहीं, कांग्रेस के नेता लेते हैं, नहीं हम उससे पीछे हटना चाहिए। ये सॉफ्ट और हार्ड में नहीं जानता। हम हिंदू, मैं हिंदू हूँ, बल्कि मैं तो ऐसा हिंदू हूँ, जब मुझे गंभीर कोरोना भी हुआ था तो 3-4 दिन छोड़ करके, और जितने दिन मैं नहा नहीं सका या पंच स्नान नहीं कर सका, उतने दिन मैंने खाना ही नहीं खाया। और तो मैं पूजा पाठ आस्था का जहाँ तक सवाल है, मैं हनुमान जी से लेकर सब भगवानों को अपने साथ लेकर के चलता हूँ, लेकिन वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। सनातन पर मेरा अटूट यकीन है, और कांग्रेस और सनातन एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि उदारता सनातन धर्म की शक्ति है, अक्षुणता सनातन धर्म का स्वभाव है, और ये दोनों चीजें कांग्रेस के अंदर है। इनके बिना तो कांग्रेस है ही नहीं। तो जो कांग्रेस और सनातन जब एक है, और व्यक्तिगत आस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक विष लोगों के अंदर फैला दिया है। उन्होंने देश की 80% आबादी को 18% लोगों से डरा दिया है। मेरा वही सवाल है कि कांग्रेस के लीडर्स क्यों कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं वोटर्स को? कभी कहाँ दिखती है भाई? राहुल गांधी भी तो कभी केदारनाथ आए थे कुछ दिन पहले, उससे पहले में छत्तीसगढ़ की बात हुई, और भूपेश बघेल ने सीता के मंदिर की बात की है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी भी मंदिर मंदिर घूमे, खुद राहुल गांधी भी घूमे, प्रियंका गांधी भी घूमी है। तो लोग क्यों आप लोगों को हिंदू नहीं मानते? मेरा मतलब है कांग्रेस के नेताओं। नहीं, मैं इसको दूसरे रूप में लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमको ये जताने की जरूरत क्यों है, नहीं पड़नी। हम स्वाभाविक रूप से करें जो कुछ करें। राहुल गांधी जब पहली बार केदारनाथ आए थे, तो स्वाभाविक रूप से एक डिवोट के, एक धार्मिक उसके रूप में आए थे, श्रद्धावान नौजवान के रूप में आए थे। तो हमको उसी रूप में अपने को रखना चाहिए, और हमको जो इनका खेल है, बीजेपी की पिच पे ना खेले कांग्रेस, जो 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 ये भाजपा का खेल है, इस खेल को समझना चाहिए। ये हिंदू को डरा रहे हैं, उस हिंदू को डरा रहे हैं जिसमें राम पैदा हुए, जिसमें कृष्ण पैदा हुए, जिसमें गांधी पैदा हुए, जिसमें सुभाष पैदा हुए, जिसमें महाराणा प्रताप, शिवाजी और चौहान पैदा हुए, जो है पृथ्वीराज चौहान, या उनको आप डरा करके क्या क्या लेने जा रहे हैं? हमारे इतनी बड़ी सेना है, हमारी इतनी बड़ी और संगठन है, पूरा ढांचा है, जो आज देश के नागरिक के रूप में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबकी रक्षा के लिए बना हुआ है, संवैधानिक ढांचा है। आप उस सब को इतर रख करके, तो आपने क्यों हिंदुओं के मन में ये डर पैदा कर दिया है? कैसे पैदा कर दिया है? इस डर को निकालना आवश्यक है। इसको सीधे सीधे हेड ऑन ले करके इसका कैसे हम जवाब ढूंढें, तो ढूंढें, ये ढूंढना आवश्यक है। देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये आरोप शुरू से लगते रहे हैं। उत्तराखंड में भी ये देखा, ये सीधे सीधे आरोप आप पे भी लगे हैं चुनाव का जब समय आता है। इससे पार पाने के लिए शायद कांग्रेस के नेताओं ने बीच का रास्ता लिया, थोड़ा हिंदू मंदिर जाना शुरू करा। देखिए ये तो कह रहे हैं वो भी अब छोड़ दे, फिर कांग्रेस तो करेगी क्या? जनता के बीच में, वोटर्स के बीच में कन्विंस कैसे करेंगे? देखिए अनुपम जी, हमसे कुछ ऐतिहासिक भूलें हुई जिनसे हम पर तुष्टीकरण का आरोप लगा। हम
राम मंदिर का दरवाज़ा खोलते खोलते और उस मामले को सेटल करते करते कुछ ऐसा लगा कि चीज़ें बिगड़ रही हैं, तो उसको सुधारने के लिए साहबानों वाले में कुछ कदम उठाए गए। और ये सब कदम इसलिए उठाने पड़े कि जो देश की सेकुलर ताकतें थी उनके वोटों के लिए हमारे साथ कंपटीटर बन गए रीजनल पार्टीज। एक जाति का वोट अपने साथ जोड़ लो और बाकी जो है उन्होंने खुला माइनॉरिटीज़ जो खेल खेलना शुरू किया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में अपने बेस को बचाने के लिए कांग्रेस को थोड़ा सा टिल्ट होना पड़ा हमको उनके साथ कंपटीशन में। हम वहाँ गलती कर गए। हम इंतज़ार करते उनका जो फार्मूला था, जो छोटे रीजनल पार्टीज जो है जो माइनॉरिटीज़ का खेल कर रहे थे, हम उसके फेल होने का इंतज़ार करते, जैसे हमने तेलंगाना में किया। तेलंगाना में फेल हुए और हम जीत गए, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोट था उसने कहा नहीं भैया माइनॉरिटी साइड में कुछ नहीं, अच्छी गवर्नमेंट देखनी है तो कांग्रेस की तरफ जाओ। तो हमको इसका इंतज़ार करना चाहिए था। हम उनके कंपटीशन में आ गए, वहाँ उससे भाजपा को मौका मिल गया। ये तुष्टीकरण शब्द का आविष्कार ही उसी समय हुआ। अडवाणी जी ने इसको कॉइन अप किया और पूरी भाजपा ने, आरएसएस ने इसको घर घर में पहुंचाया। तो ये, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस न तुष्टीकरण, कांग्रेस तो हर किसी को जोड़ करके भारत के रूप में किनको देखती है, उस भारत के रूप को बनाए रखना चाहती है। उन सब के लिए अपने को दायित्वबोध मानती है। हाँ, एससी के लिए हमारा दिल सबसे ज़्यादा धड़कता है, इसलिए धड़कता है सबसे कमज़ोर संतान है भारत माता की, गरीब सबसे ज़्यादा गरीब है, संख्या में जो कम है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका दुनिया में एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि माइनॉरिटीज़ की तरफ मेजॉरिटी का फ़र्ज है कि वो उसका ख्याल करे, उसको संरक्षण दे। यदि आप अंदाज लगाइए गुरुओं के खिलाफ क्यों लड़े हम, ये अपार्थाइड क्या था, आप अंदाज लगाए तो देखिए ना। लेकिन तब से अभी तक की तो राजनीति बहुत बदल गई है राव साहब। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, अफ्रीका में हमने कहा गुरु ने मानवता का हनन किया। मार्टिन लूथर किंग का इंतज़ार करना पड़ा अमेरिका को। अमेरिका के अंदर जो है हमने कहा नहीं, तुम कैसे जो है ब्लैक्स के साथ भेदभाव कर सकते हो। हम यूरोपियन से लड़ रहे हैं आज भी, जो है उनसे कहते हैं ना, तुम ये जो तुम्हारी जाति श्रेष्ठता है, ब्लड की श्रेष्ठता है, तुम हमको काला और भूरा क्यों मानते हो, हमसे क्यों घृणा करते हो। हम उससे के खिलाफ लड़े। हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो हम अपने देश के अंदर कैसे कर सकते हैं, वो कांग्रेस कैसे कर सकती है जिसने आज़ादी की लड़ाई इस प्रश्न पर लड़ी कि साहब ये क्या है, ये गोरे हमको क्यों छूटा समझते हैं, हम इनसे छूटे नहीं। बीजेपी ये कह रही है भाई कांग्रेस जो है वीपी सिंह बनने की कोशिश कर रही है। ओबीसी का जो मुद्दा बीच में उठा है, राहुल गांधी ने बहुत इसको प्रेस करा है, कहीं ये मुद्दा भारी तो नहीं पड़ा कांग्रेस पे? देखिए, भारी पड़े या सहायक बने, मगर एक समय आता है जब आपको माइक्रो एनालिसिस करना पड़ता है। यदि देश की अर्थव्यवस्था के 75 साल बाद जब हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उस समय यदि हम माइक्रो एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे जिसको कूपमंडूप अर्थव्यवस्था कहते हैं, कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाएगी। हाँ, ऐसा भी संभव है कि कोई कंसोर्टियम, जिस तरीके से आजकल गुजराती कंसोर्टियम बन गया है, इस तरीके के कंसोर्टियम्स के हाथ में सारी अर्थव्यवस्था ना आ जाए। जिस प्रकार से एक बार अमेरिका के अंदर 100-150 परिवारों के हाथ में सारी पूंजी थी, तो वो व्यवस्था ना आ जाए। तो वो व्यवस्था ना आए, उसके लिए मैक्रो लेवल पर एनालिसिस करने के लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप व्यापक सर्वेक्षण करें। सर्वेक्षण का आधार क्या बनाएंगे आप?
हिंदुस्तान के अंदर जो सेंसस है, सेंसस में आप यदि कास्ट एलिमेंट को डाल करके उसके आधार पर माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो आपको ये मालूम ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम हो जाएगा कि किन किन जातियों में गरीबी रह गई है, इस गरीबी के कारण क्या है, इसका समाधान कैसे ढूंढना है। तो उसको आप ओबीसी नॉन ओबीसी, ये तो भाजपा का नारा है, ये हमारा नारा नहीं है। हमारा नारा ये है कि जाति गणना करो, कास्ट सेंसस करो, और कास्ट सेंसस का उद्देश्य जो है सामाजिक न्याय होना चाहिए, ताकि जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है ये वास्तविकता में बदल सके आज के दिन। अब आज के दिन आप एक हिंदुस्तान को केवल पीछे ट्रॉली में बांध करके नहीं चल सकते, आपको मेन विकास की धारा का उसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। इसलिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसमें जो मैं समझ देखता हूँ वो समझ मैंने आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर रहा हूँ। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है जो बीजेपी कहते रही है कि भाई जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, वृद्ध हिंदुत्व की बात करते हैं, तो उसमें सारी जातियां समाहित होती हैं। आप कांग्रेस जिस तरीके से कास्ट सेंसस वाला इशू लाई है, तो ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हैं। तो आपको क्या लगता है जो आपका स्कूल ऑफ थॉट है, जो कांग्रेस जो अब नई बात रख रही है, इसके साथ क्या वास्तव में असर करेगा अभी? देखिए, क्या हिंदू या सनातन की संपूर्णता बिना दलित के हो सकती है? बिना आदिवासी के हो सकती है? क्या आज के अंदर आज आप हिंदू को इतना संकीर्ण बना देना चाहते हैं कि वो दलित को पीछे छोड़ दे और एसटी को पीछे छोड़ दे? क्या आप हिंदू को इतना संकीर्ण बना देना चाहते हैं कि उसमें कतिपय जातियां हमेशा के लिए निम्न वर्ग के रूप में चिन्हित होते रहे, जिनको ओबीसी कहा जा रहा है? ओबीसी में भी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस कहा जा रहा है। कई जातियां तो ऐसी हैं जो हैं स्पर्श टचेबल हैं, मगर वस्तुतः दे आर अनटचेबल, दे आर टचेबल एमंग अनटचेबल्स। जो ऐसी जातियां हैं, जैसे आपके बारी हैं जो पानी भरने का काम करते हैं, वही बगेलिया है, और दूसरी बहुत सारी जातियां हैं, छोटी छोटी जो छोटे छोटे जाति समूह हैं। ये लोग जो है अपने धर्म के आधार पर, जो भिस्ती का काम करता था वो बारी हो गया जी। तो आप इस आधार पर उसको छू तो लेते हैं आप उसको, लेकिन आपने उसको अपना वो अधिकार नहीं दे रखा है जो धर्म पे ऊपर आपका अधिकार है। तो इसलिए हम कांग्रेस ये चाहती है, हमारी धर्म की व्याख्या भाजपा से ज़्यादा व्यापक है, और हमारे धर्म में सनातन की सहिष्णुता है। भाजपा के हिंदुत्व में संकीर्णता है। ये वो संकीर्णता है जिस संकीर्णता के खिलाफ राजा राम मोहन राय लड़े। ये वो संकीर्णता है जिसके खिलाफ विवेकानंद ने और उनके गुरु अरविंद जी ने और उन्होंने आवाज़ उठाई। तो ये हमारी कमी ये है कि हम अपने समझ को लोगों तक उतने एग्रेशन के साथ नहीं पहुंचा पा रहे हैं जिस एग्रेशन के साथ हमको करने की जरूरत महसूस। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जीत की एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो बीजेपी जीती है, आदिवासी जहाँ जहाँ बेल्ट है वहाँ बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। राजस्थान में आप देखेंगे जहाँ आदिवासी बेल्ट है वहाँ रीजनल पार्टीज जो हैं वो छा गई, जो आदिवासियों के बीच में काम करती थी। जो कांग्रेस इस इशू को अगर शुरू से प्रेस कर रही है, आदिवासियों की बात कर रही है, तो कहीं कन्विंस नहीं कर पा रही है। हाँ, ये रणनीतिक चूक है हमारी। जब आदिवासी नॉर्थ ईस्ट से लेकर सारे हिंदुस्तान भर में कॉमन सिविल कोड को लेकर के आशंकित हैं, उनको लग रहा है हमारी ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं आदि को ये नष्ट कर देगा, तो उस समय हम अपना मैसेज उन तक ठीक क्यों नहीं पहुंचा पाए? ये रणनीतिक चूक है हमारी। उसी तरीके से इन वर्गों के बीच में काम करने वालों के साथ हमको साझेदारी बनानी चाहिए थी, हमने साझेदारी नहीं बनाई। मैं अखिलेश जी की नाराज़गी को समझता हूँ और उन्होंने हमको बहुत डैमेज किया। अब आप इस बात को कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं दावा। लेकिन वहाँ कमलनाथ तो उनको अखिलेश क्या है वो इस तरीके से बात करते थे। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैं उस पर
आप स्टैंड करता हूँ कि जो है हमको उनकी बात सुननी चाहिए थी। जब हमने उनका सहयोग लिया था, उन्होंने सहयोग का ऑफर लेकर आए थे, तो बात करनी चाहिए थी। और हमको जो है गोंडवाना पार्टी और दूसरी पार्टियों से साथ भी बातचीत करनी चाहिए थी। नई नेसेसिटी थी। यदि दूसरे लोग जातीय आधार पर पार्टियां बनाते हैं और एसेट करके हमको अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर सकते हैं, यदि समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल हमको अपने साथ खड़ा करने के लिए मजबूर कर सकता है, हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। या दूसरे रूप में ले लीजिए, तो फिर जनजातियों के बीच में से कोई राजनीतिक दल उभर रहा है, गोंडवाना इत्यादि उभर रहे हैं, तो हमको उस रियलिटी को स्वीकार करना चाहिए। उनसे कहना चाहता है, आओ भाई, तुम और हम एक तरीके की राजनीति कर रहे हैं, इनके लिए हमारी सोच भी वही है, जो तुम्हारी सोच है, मिलकर के लड़ते हैं जी। तो ये मैंने कहा ना कि कुछ रणनीतिक चूकें हैं जिन पर मैं समझता हूँ कि बहुत गहराई से विहंगम विवेचन आवश्यक है। कांग्रेस का एक संत फेस है आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका कल चुनावी नतीजों के आते ही एक ट्वीट आया कि ये सब सनातनियों का श्राप लगा है। अब प्रमोद जी ने श्राप लगना चाहिए था किसी और को। वो क्या मौर्य है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का कोई मौर्य है? कोई दक्षिण में स्टालिन जी की पार्टी का एक आध कोई व्यक्ति है? श्राप उनको लगना चाहिए था। श्राप लगा देते हैं प्रमोद कृष्ण जी कांग्रेस को। जो है कांग्रेस तो सनातन की, हम और सनातन की जो परंपराएं हैं, हम तो उसके पर्यायवाची हैं। मैंने कहा ना, सहिष्णुता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्व संभाव। मैं धर्म भी नहीं कहता, जाति भी नहीं कहता, सर्व संभाव और उदारता, यही तो विवेकानंद जी ने खासियत बताई सनातन की। और यही खासियत कांग्रेस की भी है जी। कांग्रेस ने कभी अपने को एक जाति वर्ग से लिपटा करके नहीं रखा, हमेशा जो है तो। और बल्कि जो कांग्रेस के किसी जाति विशेष के बड़े उच्च वर्णीय नेता थे, वो सबसे ज़्यादा उदार होते थे। अल्मोड़ा के अंदर एससी के लिए नौले को खोलने का काम, पानी के धारे को खोलने का काम गोविंद वल्लभ पंत जी के नेतृत्व में हुआ, जो सबसे उच्च कुलीन ब्राह्मण थे। तो ये कांग्रेस थी। तो इसलिए यही सनातन है। तो उस सनातन को अब पता नहीं कैसे प्रमोद जी ने कहा, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई उनके पाप ये मौर्य इत्यादि दूसरे, ये तो ऑफशूट हैं। ये तो भाजपा को टारगेट करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ, दक्षिण का जो दरुणवाद है, पेरियर और दूसरे की जो सोच थी, उस सोच को हमने उसको मोल्ड डाउन, हमने उसको वो बनाया, मतलब धीरे धीरे जोड़ा। जो एक द्रविड़ियन हिंदू कल्चर से बाहर, सनातन कल्चर से बाहर स्थिति थी, हमने उसको धीरे धीरे उनके साथ हाथ बढ़ा करके, हम तो पुल है, कांग्रेस तो पुल है सनातन को जो है इस तरीके की सोचों के साथ जोड़ने के लिए। जो है अब यहाँ तो पुल को ही काट दिया जा रहा है। हिंदू भाइयों ने, सनातन धर्म वालों ने उस पुल ही को काट दे रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट को आप कितना ही कोशिश कर ले भाजपा, आप देखिएगा ना, एक दिन ऐसा आएगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर फिर आपको कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का आपने सवाल आज छेड़ा। आज मिजोरम का भी रिजल्ट आया है। असम के आप प्रभारी भी रहे हैं, तो जाहिर है नॉर्थ ईस्ट आपने क्लोजली देखा होगा। और मिजोरम एक ऐसा स्टेट है जो कि क्रिश्चियन बहुल स्टेट है। वहाँ पे जो चुनाव नतीजे आए हैं, वहाँ 1 सीट जीती है कांग्रेस, 2 सीट जीती है बीजेपी, बाकी मेजर रीजनल नेशनल पार्टीज़ में, बाकी रीजनल पार्टीज जीती हैं। तो क्या वजह है कि वहाँ भी कांग्रेस अपना जो पुराना ग्राउंड है वो लूज़ करते जा रही है? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस को कमज़ोर देख करके जो एक रीजनल पार्टी उभरी है,
वो रीजनल पार्टी एक प्रकार की कॉपी है कांग्रेस की। और वो उभार जो मणिपुर में कुकीज़ और उनको जिस तरीके से लड़ाया गया है, जिस तरीके से हुआ है, उसके विरोध में है। तो इसलिए कांग्रेस से ज़्यादा चिंताजनक स्थिति जो मिजोरम का रिजल्ट है वो देश के लिए है। हमको बड़ी गंभीरता से चिंतन करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम मणिपुर, फिर मिजोरम, कल फिर नागालैंड, इस तरीके की फिर समस्याओं के अंदर जिस नॉर्थ ईस्ट को हमने अपनी सरकारों का बलिदान दे करके देश की मुख्य धारा में सम्मिलित किया, वो नॉर्थ ईस्ट फिर न निकल जाए। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस एक पुल है, सेतु है, सेतु को मत तोड़ी। लेकिन उस पर तो कोई चढ़ना ही नहीं चाह रहा, नॉर्थ ईस्ट तो यही बता रहा है। लेकिन वो कांग्रेस उस ब्रिज पे तो कोई चढ़ना ही नहीं चाह रहा, कांग्रेस के ब्रिज पे। कोई बात नहीं, जिस समय संकट काल आएगा लोग महसूस करेंगे कांग्रेस को। अच्छा सर, ये जो अभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, वहाँ सरकार बना रही है। इसी के साथ एक नई डिबेट शुरू हुई है साउथ वर्सेस नॉर्थ की, दक्षिण और उत्तरी भारत की, जो सोशल मीडिया में भी बहुत दिख रहा है। तो वहाँ की कुछ जो दक्षिण के लोग हैं वो कह रहे हैं भाई नॉर्थ इंडियंस अलग चलते हैं। कीर्ति चिदम्बरम एक अच्छे नौजवान हैं, लेकिन मैं उनके उस स्टेटमेंट को, 2 शब्दों का स्टेटमेंट है, मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। उसके निहितार्थ, उनके विचार, उनकी सोच क्या थी ये भगवान जाने, लेकिन उसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, जो उसके बातें हो रही हैं, वो गलत संकेत देते हैं। और मैंने कहा ना कि कांग्रेस एक पुल है, एक पुल है। हम पुल जब दोनों तरफ से जुड़ता है तभी वो पुल कहलाता है, केवल एक तरफ से जुड़ने वाला पुल नहीं कहलाता है। हम नॉर्थ और साउथ, उत्तर, पूरब, पश्चिम, हर जाति धर्म को जोड़ने वाले पुल भी हैं। जी, एक अभी जब आपसे बातचीत के क्रम में आपने राजस्थान का जिक्र किया था, वहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में बड़ा रिफ्ट रहा। आपने खुद कहा कि लास्ट के दिनों में दोनों साथ दिखे और उसका असर भी शायद चुनाव पे कुछ दिखा होगा। लेकिन ये समस्या तो कांग्रेस के लिए बहुत राज्यों में रही है। छत्तीसगढ़ में भी वहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बीच में बड़ा झगड़ा रहा। ये जो अंदरूनी खींचतान है, जैसे अब बीजेपी तो पार पा चुकी है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस में अभी भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। हम ज़रा सा ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गए हैं। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा लोकतांत्रिक स्वभाव ठीक है, हम भाजपा नहीं हो सकते हैं। वो एक अधिकारवादी, वो एक फ्रेंचाइजी होल्डर पार्टी है, आरएसएस के डिक्टेशन पर चलने वाली पार्टी। हम कांग्रेस वो नहीं हो सकती। हमारे अंदर आंतरिक लोकतंत्र रहेगा, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र अनुशासन की और पार्टीगत रणनीति को ध्वस्त कर दे और चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाने लगे, उस सीमा को, मतलब लक्ष्मण रेखा को हम क्रॉस कर रहे हैं और कई राज्यों में हमने क्रॉस किया है। और इसीलिए ये भी एक मेजर कारण है जिस पर पार्टी लीडरशिप विवेचना करेगी और हमको दृढ़ता से देखना पड़ेगा। यदि हरीश रावत बोझ बनना है तो कुछ दिनों के लिए हरीश रावत को जो है नमस्ते कहनी पड़ेगी। देखिए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही। कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, वो उनका बहुत मूवमेंट नहीं होता और कहीं ना कहीं पार्टी के स्टेट लीडर्स भी ये फील करते हैं कई जगह पे कि हमारे लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप में बहुत दमखम नहीं है, वो थोड़ा बिखरी हुई है। नहीं, सेंट्रल लीडरशिप बिखरी हुई नहीं है। इस मामले में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, एकजुटता है सेंट्रल लीडरशिप में सब जगह। लेकिन उसके बाद जो फंक्शनल लीडरशिप है, उस फंक्शनल लीडरशिप में हमको अपने स्वार्थों में समन्वय करना पड़ेगा जी। राज्यों में हो या सेंट्रल सेक्रेटरीट में हो, वहाँ हमको समन्वय करना पड़ेगा। यदि हम ये नहीं समझेंगे कि मेरे बगल के कमरे में बैठी हुई कुर्सी पर जो विराजमान है वो मेरा पूरक है या मैं उसका पूरक हूँ, जब तक हम ये भावना पैदा नहीं करेंगे, हम हो ये रहा है कि हम
उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कभी कभी पार्टी को नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। कभी कभी नहीं, बल्कि ये ज़्यादा होने लग गया है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लग गया। अनुशासन पे का लाइन बहुत कांग्रेस को क्लियरली एक रेखा खींच देनी पड़ेगी, और उसमें जिसकी भी बलि हो, हमेशा शुभ काम के लिए बलिदान देना पड़ता है। जी। 6 तारीख को जो इंडिया अलायंस है वो दोबारा मिल रहा है दिल्ली में। अब जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके बाद लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का आपको क्या फ्यूचर लगता है, ईमानदारी से बताइए। अच्छा फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है। आप देखिए ना, इन चुनावों में आप यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि राजस्थान का भी अध्ययन करिए, तो यदि हम अलायंस एक अंडरस्टैंडिंग बना पाए होते अपने साथियों के साथ, तो लड़ाई बड़ी क्लोज होती। लेकिन सवाल तो वही है कि इनको सबको जोड़ना कैसे है। बैठ तो जाते हैं चुनाव के समय में, आपने देखा मध्य प्रदेश का उदाहरण, आपने खुद भी कहा अखिलेश यादव की पार्टी बहुत नाराज हुई, करीबन 3.5 लाख वोट वहाँ वो लाई है पार्टी, तो कहीं ना कहीं उसने डैमेज तो किया। अगर यही लोकसभा में स्थिति बनी यदि तो दिक्कत नहीं आएगी। 2024 में हम एक नहीं हुए, लड़े नहीं, हमने स्थिति में परिवर्तन नहीं लाए, तो जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं, जिस अम्बेडकर जी के का हम बार बार नाम लेते हैं, जिन गांधी के प्रति हमारा आदर भाव है, वो गांधी, अम्बेडकर, ये सब जो है संविधान, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि भाजपा, आरएसएस, इनकी बुनियादी सोच वही है जो 1930 के दशक में सावरकर, हेडगेवर और आपके उस समय के जो हिंदू महासभा के नेतागण थे, उन लोगों ने जो प्रतिपादित करने का काम किया है, जिसको गोलवालकर जी और भाऊराव देशरथ जी ने शान चढ़ाने का काम किया, तो इन थिंकिंग में कोई तो नहीं है। उस समय भी यही सोच थी इनकी, यही जिस संकीर्ण मनोवृत्ति के खिलाफ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और सब लोग एकजुट हो एक प्लेटफॉर्म बना गांधी की लीडरशिप में, ये उसके खिलाफ है। इनको नेहरू का लिबरलिज्म, उदारतावाद और लोकतांत्रिकवाद पसंद कभी नहीं रहा। तो गांधी, नेहरू, अंबेडकर, संविधान सब इतिहास की वस्तु हो जाएंगे। तो यदि जो भी इसमें खुरपे दिखाएगा, हम दिखाएं या कोई हमारे और सहयोगी दिखाएं, तो मैं समझता हूँ समय उनको माफ़ नहीं करेगा। तो हमको एक होना पड़ेगा। परिणाम जो भी हों, सब चीज़ें परिणाम के हिसाब से नहीं होती हैं। लोकतंत्र में लड़ाई जो है कांटे की बराबर पर होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में हम हार जाते, हमें कोई मलाल नहीं था यदि जो है 100 के आसपास हम होते, 115-20 के आसपास वो होते, या छत्तीसगढ़ में 1-2 से हम हार आगे पीछे हो जाते। हम कहते भाई इनके पास धन था, उनकी बेटर मशीनरी थी, लेकिन हम बुरी तरीके से हारे, इसलिए ज़रा ज़्यादा आहत हैं। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल है। कांग्रेस में राहुल गांधी का प्रोजेक्शन होता है भावी प्रधानमंत्री के तौर पे, लेकिन पिछले कुछ समय में, सालों में उनकी जो इमेज है एक बड़े कमज़ोर नेता की बनी, पप्पू कह के भी उनको संबोधित किया गया। आपको लगता है कहीं इमेज में कुछ चेंज आया है या मोर और लेस वही है, उनको सीरियसली ले रहे हैं लोग अभी भी? एक हार और एक जीत से कोई न पप्पू होता न पप्पू। और यदि एक बात बताइए, पप्पू यदि विनम्रता है, शालीनता है, सादगी है, तो फिर ऐसे पप्पू से तो प्यार किया जाना चाहिए। और यदि वो तो मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे, बीजेपी कहती है। यदि पप्पू का अर्थ यह है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के में विद्वानों को और उनको संबोधित करिए, आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण संबोधित करिए, वहाँ बातचीत करिए, आप उनके प्रश्नोत्तर में खड़े रहिए, तो जो है ऐसे पप्पू को तो प्यार करना चाहिए। और ऐसे पप्पू को जो ओवरऑल इतनी लंबी 4,000 किलोमीटर की यात्रा, भूतो न भविष्यति, कल्पना नहीं कर सकते।
और दृढ़ निश्चय इतना कि एक उसमें टी शर्ट में आप कर रहे हैं। जी। तो इतना ऊंचा मनोबल, इतनी अधिक श्रम साध्यता यदि है तो ऐसे पप्पू को देश को प्यार करना चाहिए, क्या प्यार करना चाहिए। और आप आरएसएस के कुछ ठप्पेबाज, कुछ स्टिंगबाज या कुछ और बात जो है, किसी को पप्पू कह दे, हरीश रावत को कुछ और कह दे, अनुपम जी को कुछ और कह दे जो पसंद ना आए, यदि उनके नामकरण करने से किसी का नामकरण होना है तो जो है तो फिर ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, मोहब्बत की दुकान कितनी बड़ी सोच है। आज दुनिया जिस मुकाम पर खड़ी है, उस मुकाम पर उसी मोहब्बत की दुकान की तो ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया में इस पर भी बड़े मीम्स बने कि भाई उनकी मोहब्बत की दुकान में ग्राहक नहीं आए। हाँ, कभी कभी जो है हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप अपनी दुकान को बंद तो नहीं कर देंगे। यदि आपके भाव सही हैं, विचार सही हैं, सोच सही है, तो आप उस सोच पर अटल रहेंगे। भारत जोड़ो एक सोच है, मोहब्बत की दुकान एक सोच है, और राहुल गांधी ने दृढ़ता के साथ उस सोच को प्रतिपादित किया है। और मुझे गर्व है कि ऐसा व्यक्ति हमारा नेता है। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो ये थे हरीश रावत, जिन्होंने अपनी बेबाक बात रखी कांग्रेस के फ्यूचर पे और राहुल गांधी पे।